So dear students, hello and welcome to the channel। तो आज हम क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ना है हमें एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो उसके कुछ एप्लीकेशंस बोल सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स जहां पे हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई जगह पे हमें देखने को मिलते हैं बहुत से एग्जाम्स में। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये था कि अगर एक सिस्टम है और वो आइसोलेटेड है, दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स अगर उस सिस्टम पे जीरो है, तो नेट मोमेंटम उस सिस्टम का हमेशा कंजर्व और कांस्टेंट रहता है। इसको हम प्रूव भी किए थे बाय यूजिंग सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज उसके कुछ एप्लीकेशंस और एग्जांपल देखेंगे। जनरली हम 4 और 5 एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे पहले 2 एग्जांपल लिखा है जहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं। सी दिस, व्हेन ए मैन जंप फ्रॉम द एज ऑफ ए बोट टू वाटर, देन बोट मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन। ये एग्जांपल हम 2 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए भी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए भी। थर्ड लॉ में कैसे कि हमें पता है अगर हम आगे जंप कर रहे हैं, ठीक है, अगर जैसे बोट है उसके एज पे हम खड़े हुए और पानी के अंदर या उससे डायरेक्ट लैंड पे अगर हम जंप करते हैं तो हम देखते हैं हम आगे आ रहे हैं और बोट थोड़ा सा पीछे चला जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होगा? थर्ड लॉ का अप्लाई जैसे हम आगे आए, दैट मींस हम उस बोट को पीछे एक फोर्स दिए। ओके, बोट को हम पीछे एक फोर्स दिए तो बोट भी हमें आगे एक फोर्स दिया, तो वो कुछ पीछे चला गया, हम आगे कूदाए। यही बात है ना, हम बोट को पीछे तरफ फोर्स दिए तो बोट हमें आगे की तरफ फोर्स दिया। तो थर्ड लॉ अप्लाई हो गया, एक्शन रिएक्शन फोर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे एज पे खड़ा है पहले वो मैन, तो अगर उस पूरे सिस्टम का, दैट मींस वो बोट प्लस वो मैन, ये अगर एक सिस्टम मानते हैं, तो अभी नेट मोमेंटम कितना है? जब वो जंप नहीं किया है तो नेट मोमेंटम 0 है, क्योंकि दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं तो नेट मोमेंटम 0 है। यहाँ पे नो मोशन तो नो वेलोसिटी, तो नो मोमेंटम। ठीक है ना, पर जब वो जंप करेगा तो क्या होगा? अब जो मैन है वो एक डायरेक्शन पे मूव किया, उसके पास एक मास है, ठीक है, और जो बोट है वो दूसरे डायरेक्शन पे मूव किया, उसके पास भी अपना एक तो मास है। पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई करेंगे तो जंप करने के बाद भी उस पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम 0 ही होना चाहिए। ठीक है ना, 0 ही होना चाहिए। दैट मींस अभी अगर ये मैन का मास है m1 और वो जो जंप किया उसका वेलोसिटी है v1 और m2 है बोट का मास और उसका वेलोसिटी है v2, तो ये भी तो 0 ही होना चाहिए ना। आफ्टर जंपिंग ये भी 0 ही होना चाहिए। तो इसी से देखो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2। इसका मतलब क्या है? इस मोमेंटम का डायरेक्शन इस मोमेंटम के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। ठीक है ना, और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन इस वेलोसिटी के डायरेक्शन से ऑपोजिट है। मतलब मैन अगर आगे की तरफ जंप करता है तो बोट पीछे की तरफ मूव करता है। तो ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कांसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन, और जो रॉकेट का जो प्रिंसिपल होता है, रॉकेट जब हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे रॉकेट अगर फ्लाई करना अगर स्टार्ट नहीं किया, प्रोपल्सन अभी नहीं हुआ है, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है रॉकेट प्लस उसके अंदर जो फ्यूल है, ये पूरा सिस्टम है। पर रॉकेट जब प्रोपल्सन करता है तो उसके पीछे से फ्यूल गैस के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है ना, तो
एक डायरेक्शन में गैस जिसके पास मास है वो मूव कर रहा है, और दूसरे डायरेक्शन में रॉकेट उसके पास भी मास है, वो दूसरे डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी नेट मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। पहले जब मूव नहीं किया था तो कोई मोशन नहीं है, तो नेट मोमेंटम जीरो। अब मूव किया भी है तो वो रॉकेट प्लस वो गैस, ये पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम अभी भी जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो वैसे ही अगर इसका कुछ वेलोसिटी है तो गैस का भी हम वेलोसिटी वैसे निकाल सकते हैं, तो वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होता है। ये बस बेसिक सी बात है। पर रॉकेट प्रोपल्शन का एक अलग सा थ्योरी भी निकल के आता है, वेरिएबल मास वाला थ्योरी। हमारे कोर्स में नहीं है, वो हायर में रहता है। ठीक है, वेरिएबल मास वाला वहां पे कंसेप्ट भी यूज होता है कि मास एक रेट से चेंज होते होते जाता है गैस का। ओके, एक साथ मतलब पूरा का पूरा मास नहीं निकल आता, पहले थोड़ा निकलेगा फिर बाद में थोड़ा निकलेगा। पर रॉकेट का मास तो वही मास है ऊपर जो जा रहा है। वो एक अलग सा ही कंसेप्ट है रॉकेट प्रोपल्शन का, पर यूज होता है लिनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं दो मैथमेटिकल एग्जांपल जिससे रिलेटेड मैथमेटिकल न्यूमेरिकल बनते हैं। एक्चुअली इससे भी बनते हैं, ये बोर्ड वाला एग्जांपल से। ओके, तो नेक्स्ट जो केस पढ़ना है, जो एप्लीकेशन, वो है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर एक गन है, सपोज दिस इज ए गन, और ये गन है, इसके अंदर बुलेट है। ठीक है, इसके अंदर बुलेट है। तो जब बुलेट को हम फायर नहीं किए हैं तो अब ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है गन प्लस बुलेट। ठीक है, गन सपोज उसका मास है m और उसके अंदर एक बुलेट है, उसका मास है स्मॉल m। तो ये दोनों मिलके एक सिस्टम है। ठीक है, और इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो। यहाँ पे डाउट आता है कि हम तो ट्रिगर दबा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली एक फोर्स दे रहे हैं, तो कैसे आइसोलेटेड हुआ? ऐसी बात नहीं है। ट्रिगर हम दबाते क्यों हैं? इसलिए दबाते हैं ताकि गन बुलेट को एक फोर्स दे पाए। ठीक से समझना, ट्रिगर हम इसलिए दबाते हैं ताकि गन बुलेट को एक फोर्स दे पाए। तो अल्टीमेटली हम कहां पे पहुंचे? हम यहां पे पहुंचे कि सिस्टम में जो दो ठो अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं, गन और बुलेट, उन दोनों में फोर्स रहना चाहिए। तो गन बुलेट को फोर्स दिया है ना ट्रिगर दबाने से, तो वो क्या है? इंटरनल फोर्स है, गन बुलेट को दिया, बाहर से कोई फोर्स नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, तो वहां पे ये आइसोलेटेड सिस्टम ही होगा। तो पहले नो मोशन, किसी का भी मोशन नहीं है, तो मोमेंटम जीरो। इनिशियल नेट मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना है? जीरो, क्योंकि कोई मोशन नहीं है, बुलेट फायर नहीं किया गया है। पर ट्रिगर दबाए, अब बुलेट फायर किया गया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? सपोज जो बुलेट है वो v1 स्पीड से गया। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे? ये जो गन है उसका रिकॉइल, मतलब ऑपोजिट साइड में बैकवर्ड, वो थोड़ा सा मूव कर जाता है। ऐसे बुलेट आगे गया, गन थोड़ा सा रिकॉइल होता है, बैकवर्ड थोड़ा सा मूव कर जाता है, उसको रिकॉइल बोलते हैं। उसको हम प्रूव कर सकते हैं। सपोज गन का वेलोसिटी v2 है फायर करने के बाद। ठीक है, मतलब आफ्टर फायर नेट मोमेंटम कितना हो गया? ये बुलेट का मास इंटू v1 है, बुलेट का वेलोसिटी, ये बुलेट का है, ये गन का है वेलोसिटी, प्लस ये गन का मास इंटू उसका वेलोसिटी, ये नेट मोमेंटम है। इनिशियली नेट मोमेंटम जीरो, तो फाइनली भी नेट मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही होना चाहिए फाइनल मोमेंटम भी। तो यहां से हमें मिल रहा है कि mv1 इक्वल टू माइनस mv2। ये बात क्लियर है? मतलब यहां से प्रूफ हुआ कि जैसे फॉरवर्ड में बुलेट गया तो बैकवर्ड में गन आएगा, माइनस है ना, माइनस mv2, तो पीछे के डायरेक्शन में गन आएगा, उसी को हम रिकॉइल बोल रहे हैं। तो ये रिकॉइल ऑफ गन है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी दिया होगा, कोई वेलोसिटी से कुछ मांगा है कि रिकॉइल का वेलोसिटी कितना है, तो ये v2 जो है उसको निकाल सकते हैं, करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये रिकॉइल ऑफ गन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे अप्लाई हुआ। और एक तो यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज
एक्सप्लोजन ऑफ बम, इससे भी मैथमेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, सपोज एक बॉम्ब है, उसका मास कैपिटल एम है, एक बॉम्ब है, अब ऐसे ही रखा है, एक बॉम्ब एक पूरा सिस्टम, ठीक है, ऐसे ही रखा है, तो अभी नेट मोमेंटम कितना है, इनिशियली जीरो, इनिशियली नेट मोमेंटम जीरो। इसमें भी जब ये एक्सप्लोड करेगा, फटेगा जब ये, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सपोज कुछ फ्रैगमेंट इसके, ये कुछ फ्रैगमेंट है, ये कुछ फ्रैगमेंट है, ये कुछ फ्रैगमेंट है, तीन अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो गया। ये वाला फ्रैगमेंट इस तरफ गया, वो m1 मास वाला है, ये m2 मास वाला है, ये m3 मास वाला है, तीन अलग अलग फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया। ये इस तरफ उड़ के गया विद वेलोसिटी v1, ये इस तरफ गया विद वेलोसिटी v2, ये इस तरफ गया विद वेलोसिटी v3, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि इनिशियली उसका नेट मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली भी नेट मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वेक्टर समेशन कर देंगे, m1 v1 ये मोमेंटम प्लस m2 v2 ये वाला मोमेंटम प्लस m3 v3 इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। माइंड इट, वेक्टर समेशन, हर जगह पे वेक्टर सिंबल दिया जा रहा है, बस स्केलर मान की मैग्नीट्यूड को कर लेके चलेंगे तो गलत होगा। वेक्टर समेशन जीरो, ठीक है ना, तो यहाँ पे वेक्टर समेशन ये जीरो है। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में ये प्रोसेस होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये? तो इतने कुछ एप्लीकेशंस होते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, ठीक है। तो वो रिकॉइल ऑफ गन हो गया या एक्सप्लोजन ऑफ बम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके। तो सी द क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि ये रिकॉइल ऑफ गन वाला दोनों केस है। देखो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है। पहला वाला है ए 30 ग्राम बुलेट लीव्स ए राइफल, राइफल मतलब गन, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का मास दिया है, ठीक है, बुलेट का मास mb लिखते हैं उसको, इच 30 ग्राम। वो राइफल के अंदर था, जब उसे फायर किया गया तो वो वेलोसिटी था उसका v b लिखते हैं, बुलेट का वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। तो राइफल जो था वो रिकॉइल हुआ, मतलब रिकॉइल वाला मतलब vg लिखते हैं, गन का रिकॉइल वेलोसिटी वो दिया है 0.60 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है फाइंड द मास ऑफ राइफल, बहुत ही इजी है, मास ऑफ राइफल फाइंड करना है, ठीक है। तो यूज कर देंगे एम बी इंटू वी बी प्लस एम जी इंटू वी जी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे वेक्टर समेशन लेते हैं, तो वेक्टर समेशन से ये जीरो होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम बी वी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी वी जी। तो इसी एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि रिकॉइल हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड को ही लेना है, वेक्टर समेशन ही हो रहा है, पर क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड में अब एंगल का वो इफेक्ट नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। दूसरा एंगल होता तो वेक्टर समेशन के हिसाब से वो जो हम पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, सॉरी वेक्टर एडिशन में जो फॉर्मूला निकल के आता है रिजल्टेंट के लिए, वो यूज होता। पर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री है, तो यहाँ पे सिंपली प्लस या माइनस ही होता है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है उस पर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड यूज करो। अब इस माइनस को नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि माइनस बस ऑपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो एमबी हो गया, तो एमबी हो गया 30, पर इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर -3 होगा, उसको किलोग्राम करेंगे तो इनटू वीवी कितना है 300 इक्वल टू, अब माइनस नहीं देने से भी चलेगा, mg निकालना है और ये है इनटू 0.60, दैट इंप्लाइज mg विल बी, ये कितना हो गया
ये 3 इंटू 0 माइनस 3 है यहाँ पे, तो कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 3 इंटू 3 9 होगा बस, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 0.60, ओके। सो दिस विल बी, ये 6/10 हुआ, ऊपर गया तो ये 15 होगा फाइनली, 15 kg, ओके। सो 15 kg इज द मास ऑफ दैट ट्राइपल। क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में बोला है कि वहां पे भी एक बुलेट जिसका मास 7 ग्राम है, MB, बुलेट का मास है 7 ग्राम, इज फायर्ड इनटू ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 7 kg। एक ब्लॉक ऑफ मेटल है तो उसका मास MM लिखते हैं, ठीक है, मेटल का मास 7 kg, क्लियर है। पर यहाँ पे बोला है द ब्लॉक इज फ्री टू मूव, यहाँ पे गन का केस ही नहीं है। द ब्लॉक इज फ्री टू मूव आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक इज 70 सेंटीमीटर पर सेकंड। हो क्या रहा है, बुलेट फायर हो गया, मेटल के अंदर घुस गया, उसके बाद दोनों मिल के मूव करने लगे, ठीक है, और दोनों मिल के इतने वेलोसिटी से मूव करने लगे, उतने स्पीड से। तो हमें निकालना है बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या था। अब इनिशियल टोटल मोमेंटम 0 ही था, ये भी रेस्ट में था, वो भी रेस्ट में था। ये फायर हुआ, जब एंटर किया, ठीक है, जब वेरी सॉरी, इनिशियल सिस्टम था कि बुलेट मूव कर रहा है सीरीज। इनिशियल सिस्टम में बुलेट मूव कर रहा है, मेटल रेस्ट में है, और फाइनल में मेटल के अंदर ये बुलेट है और दोनों मिलके मूव कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो इनिशियली सपोज बुलेट का जो वेलोसिटी और स्पीड था वो था vb, ठीक है, उसको निकालना है। और फाइनली क्या हो रहा है, दोनों मिल के मूव कर रहे हैं, मैं उसको VBM लिख रहा हूं, दोनों मिल के ही मूव कर रहे हैं 70 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है, 70 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे निकालना है कि इसका इनिशियल स्पीड कितना था। तो पहला वाला कंडीशन ये है, ये पहला वाला कंडीशन है, ठीक है। तो वहां पे नेट मोमेंटम क्या लिखेंगे उसको, नेट मोमेंटम विल बी ये बुलेट का मास इनटू बुलेट का वेलोसिटी, ठीक है, प्लस मेटल का मास इनटू वो मेटल का वेलोसिटी, चलो भले नहीं था, ये 0 होगा, इज इक्वल टू, अब फाइनली क्या बन गया, दोनों मिल गए, मतलब MB प्लस MM, दोनों मिलके एक मास बन गए और दोनों VBM स्पीड से एक साथ मूव करने लगे। ये इनिशियल टोटल मोमेंटम, ये फाइनल टोटल मोमेंटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म 0 होगा क्योंकि पहले मेटल मूव कर ही नहीं रहा था, तो बस यही वाला रहेगा, MB VB इक्वल टू दिस मच, MB प्लस MM इंटू VBM, ठीक है। दैट इंप्लाइज यहाँ पे हमें निकालना है VB, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी, तो ये बन गया MB प्लस MM इंटू VBM डिवाइडेड बाय MB, ओके। सो दिस विल बी, ये 7 ग्राम है, 7 ग्राम को हम कन्वर्ट कर देते हैं और सबको CGS कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 7 ही रहने दो, प्लस 7 kg को 7000 लिख दो, तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया वो CGS में, ठीक है। VBM ये 70 दिया है, वो भी CGS में है, डिवाइडेड बाय MB ये 7 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 10 जा, तो यहाँ पे बन रहा है 7007 इंटू 10, ओके, 70070 इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, 70070 इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड बन रहा है, क्लियर है ये बात। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्लियर है। तो इनिशियल कंडीशन ये नेट मोमेंटम, फाइनल कंडीशन ये उसका नेट मोमेंटम, दोनों सेम होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो ऐसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ओके। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड डिफरेंट आंसर्स, क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा,
तो यहाँ पे रिक्वल वाला केस ही नहीं था, ये वाला रिक्वल वाला केस था। तो यहाँ पे भी वेक्टर समेशन ही है, वेक्टर समेशन ही है। और देखो ये इनिशियली उस तरफ और दोनों मिलकर फाइनली भी उसी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन है, इसलिए डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को भी लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब से रिलेटेड। तो सीधा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड। ए बॉम्ब ऑफ मास 1 kg, ओके, बॉम्ब का मास है सपोज कैपिटल M, 1 kg दिया है, जो इनिशियली रेस्ट में है, और इसी से हमें पता चलेगा कि इनिशियल टोटल मोमेंटम 0 है, ठीक है। एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट, 3 अलग अलग फ्रैगमेंट में वो डिवाइड हो गया। ऑफ मासेस इन द रेशियो, मास का रेशियो दिया है, जो 3 अलग अलग फ्रैगमेंट्स होगा उनके मासेस का रेशियो 1:1:3, ठीक है। तो सपोज एक मास बना m, दूसरा बनेगा m, तीसरा बनेगा 3m, ओके। ऐसे मासेस में डिवाइड होंगे तो कितना हो सकता है निकाल लेंगे पहले, ओके। तो ये तीनों मिला के ये 1 kg बना है, तो तीनों अगर प्लस करेंगे, दिस इज 5m = 1 kg, सो m = 1/5 kg। ये बात पहले क्लियर है, m = 1/5 kg। तो जो 3 ठो मास डिवाइड हुए वो होगा 1/5 kg, दूसरा भी 1/5 kg, और तीसरा होगा 3/5 kg, ठीक है। इतने मासेस के 3 ठो फ्रैगमेंट बने। अब यहाँ पे बोल रहा है the 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other, मतलब ये दोनों इक्वल मास वाले दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होके फ्लाई किए एक्सप्लोड होने के बाद। तो यहाँ पे अच्छा उनका स्पीड भी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड से, वो दोनों, ये दोनों, ओके। तो यहाँ पे बोला है हेवियर फ्रैगमेंट का वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला 3/5 kg का जो फ्रैगमेंट है उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसको निकालना है, क्लियर है। अच्छा एक बात तो हमें पता ही है कि यहाँ पे ये m × v1 प्लस ये दूसरा वाला m × v2 प्लस तीसरा वाला 3m × v3, तीनों का वेक्टर सम भी 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनिशियली नेट मोमेंटम 0, तो फाइनली भी नेट मोमेंटम 0, क्लियर है। तो यहां से देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 3m × v3 = लिख सकते हैं माइनस ऑफ m कॉमन गया v1 + v2, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब v1 v2 का जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ 180 डिग्री में और रिवर्स में v3 बनेगा, इसी इक्वेशन से मिल रहा है। v1 v2 का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट के साथ v3 जस्ट ऑपोजिट में होगा, इसी से पता चल रहा है। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये जो v1 है और कुछ पहला वाला मास, ठीक है, ये इस तरफ गया, इस तरफ गया, ये दूसरा वाला मास ये इस तरफ गया, सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस तरफ गया पहला वाला मास, ओके, v1 से, दूसरा वाला मास इस तरफ गया होगा v2 से, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये बोला है क्वेश्चन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस तरफ कहीं होगा, रिजल्टेंट क्या है वो v1 + v2 वेक्टर समेशन, ओके, ये रिजल्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इस तरफ होगा v3 उसके साथ ऑपोजिट में होगा, इसी इक्वेशन से पता चल रहा है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर बस मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3m × v3 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू m × बस मैग्नीट्यूड की बात, अब माइनस को नहीं लिखना है, m × v1 और v2 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, v1 v2 का रिजल्टेंट कितना है, ये हो गया v1² + v2² + 2v1 v2 cos थीटा, उसका स्क्वायर रूट, वेक्टर समेशन का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। और फॉर्मूला पता है हमें, तो कितना हो गया ये
सी दिस m कट गए दोनों साइड, बाकी v3 को निकालना है और ये कितना होगा, v1 v2 दोनों 30 है, cos 90 सी दिस ये 0 हो गया, ये 30 ये भी 30, तो 30 का स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 30√2। क्लियर है, ये 30 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो 30√2 ये v3 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 3 है, सो दिस विल बी 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम में है तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो वेक्टर समेशन को ठीक से ध्यान में रखना है, यहाँ पे वेक्टर समेशन है, इसीलिए इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस बनते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन वाला। तो ऐसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डायनेमिक्स से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है।